हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मूवी सीरीज इन हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे एक नई मूवी देखी। इसका नाम है हसीन दिलरुबा। ये एक रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। यह मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका क्लाइमैक्स तो आपके होश ही उड़ा देगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में दो मेन लीड कैरेक्टर्स हैं। मेल का नाम है ऋषु और फीमेल का नाम है रानी कश्यप और ये दोनों पति पत्नी हैं। मूवी के स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि रानी सड़क पर जब कुत्तों को रोटियां दे रही थी तभी उसके घर में एक जोर का ब्लास्ट होता है। जब वह अंदर जाके देखती है तो हम एक कटा हुआ हाथ देखते हैं जिसपे रानी के नाम का टैटू बना हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि रानी का ही पति ऋषु था जो कि इस ब्लास्ट में जलकर बुरी तरीके से मारा गया था। पुलिस का पूरा शक रानी पर ही था और आगे की पूरी स्टोरी हम रानी के मुंह से ही सुनते हैं। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि ऋषु जो कि हमारा मेन लीड कैरेक्टर है उसके लिए उसके परिवार वाले रिश्ते ढूंढ रहे हैं। ऋषु एक सीधा सादा शाई किस्म का लड़का था। वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। वह ज्वालापुर में रहता है और उसके घर के बगल में ही एक डैम है। काफी लड़कियों से मिलने के बाद उसकी बात नहीं बनती तो वह रानी कश्यप से मिलता है। रानी दिल्ली की रहने वाली है। वह काफी स्मार्ट है, सुंदर है और ब्यूटी पार्लर का काम करती है। वह वेजिटेरियन है और होमली भी है। उसे खाना बनाना नहीं आता लेकिन उसे क्राइम नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वह नॉवेलिस्ट दिनेश पंडित की बहुत बड़ी फैन है। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े कत्ल करा देते हैं और पता ही नहीं चलता। ऋषु को रानी बहुत ज्यादा पसंद आती है और इन दोनों की शादी तय हो जाती है। ऋषु बहुत खुश होता है। वह भी खुद को थोड़ा अपडेट करता है और चश्मे की जगह लेंस लगाने लगता है और रानी के नाम का टैटू अपने हाथ पर गुदवा लेता है और वह भी रानी को इम्प्रेस करने के लिए दिनेश पंडित की किताब पढ़ने लगता है। शादी के बाद रानी जब ज्वालापुर आती है तो जैसी उसकी एक्सपेक्टेशन थी वैसा कुछ भी नहीं था। उसे लेने के लिए ना तो कोई रिश्तेदार आए थे और ना ही कोई बैंड। ऋषु की यह पूरी कोशिश थी कि रानी को यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। वह उसके लिए चाय भी बना देता था, घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था जिससे वह उसका दिल जीत सके। अब रानी को तो कोई काम आता नहीं था इसलिए वह अपने ससुर के बाल वगैरह कलर करती थी। ऋषु का दोस्त उसे समझाता है कि तुम्हें भाभी जी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। उन्हें थोड़े बहुत तो घर के काम आना चाहिए, जैसे सुबह 7 बजे चाय मिल जानी चाहिए, 9 बजे नाश्ता। इससे वह थोड़ा घर का काम सीखेगी और तुम्हें भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इधर रानी की माँ और मासी उसे ऋषु को रिझाने की सलाह देती हैं। वह उसे सलाह देती हैं कि वह जब भी तुम्हारे पास आए तो तुम अपना पल्लू गिरा दिया करना। इससे ऋषु बिल्कुल शर्मा जाता था। रानी अपना पूरा ट्राई करती है कि इन दोनों के बीच में कुछ हो, लेकिन ऋषु इतना शाई था, वो हमेशा नर्वस हो जाता था और डर जाता था। रानी यह बात अपनी माँ और मासी को बता देती है कि यह तो जुगनू है, इससे कुछ नहीं होगा। इससे तो अच्छा था कि आप मेरी लव मैरिज ही करा देते। फुस्सी निकला ऋषु शर्मा। और यह सारी बातें ऋषु सुन लेता है। वह बहुत दुखी हो जाता है और रानी को इग्नोर करने लगता है। वह पूछता है कि रानी जी बताइए आपको कैसा लड़का चाहिए था। रानी को ऐसा लड़का चाहिए था जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, डैशिंग और नॉटी हो, जो उसके प्यार में पागल हो। और ऋषु में तो इन सब में से कोई भी क्वालिटी नहीं थी और इसके बाद इन दोनों में काफी दूरियां आ जाती हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और ऋषु अब भी रानी से बिल्कुल बात नहीं करता था। रानी बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन वह ऋषु को MBA की कोचिंग क्लास में एक लड़की से बात करते हुए देख लेती है। वह जाकर उसे वहाँ सुनाती है और घर आकर ऋषु भी उसके ऊपर काफी नाराज होता है। वह हनीमून के टिकट्स भी फाड़ देता है और इसके बाद से इन दोनों में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर इनके घर में नील नाम का एक लड़का आता है जो कि ऋषु का मौसेरा भाई था। वह काफी स्मार्ट, अट्रैक्टिव और डैशिंग था। काइंड ऑफ उसके अंदर वह सारी क्वालिटीज थी जो हमेशा से रानी अपने पति में चाहती थी। वह 1 ही महीने के लिए ऋषु के घर पर आया हुआ था। धीरे धीरे रानी और नील की बातें स्टार्ट होने लगती हैं। नील को भी दिनेश पंडित की किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। नील जब उससे चाय मांगता है तो वह पहली बार किचन में जाकर उसके लिए चाय बनाती है, वह भी ऋषु की हेल्प से। वह धीरे धीरे अब नील के लिए खाना बनाना भी सीखने लगती है और यह सब देखकर ऋषु को ऐसा लगता है कि रानी खुद से ही इतने सारे एफर्ट्स डाल रही है, इसलिए वह थोड़ा थोड़ा खुश होने लगता है और उसे अप्रिशिएट करता है। नील और रानी की नजदीकियां अब काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं
और इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाता है। नील रानी से मटन खाने की फरमाइश करता है। रानी हालांकि खुद तो वेजिटेरियन थी, लेकिन नील के प्यार में वो इतनी पागल हो गई थी कि बाजार जाकर वह मीट ले आती है। रिशु की माँ घर के किचन में मीट पकाने के लिए मना कर देती है, इसीलिए रिशु रानी की हेल्प करता है। वह उसे घर के ही दूसरे पुराने किचन में लेकर जाता है, जिससे वह आराम से मीट बना सके। और यह वही किचन था जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था और रिशु की डेड बॉडी जल गई थी। किशोर सर को पूरा यकीन था कि रानी और नील ने ही मिलकर रिशु का कत्ल किया है। उन्हें बस कोई अच्छी लीड नहीं मिल रही थी। रानी आगे बताती है कि नील रानी से कहता है कि अगले हफ्ते उसकी वापसी है। रानी उससे बोलती है कि तुम अगले ही हफ्ते जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ दिल्ली हो चलूंगी। नील उससे पूछता है तो हम भैया को क्या बताएंगे, तो रानी उससे बोलती है कि मैं सब कुछ रिशु को साफ साफ बता दूंगी। शाम को रानी बड़े मन से मटन लेकर आती है कि नील को वह परोसेगी, लेकिन उसकी सास उसे बताती है कि नील तो जल्दी जल्दी में निकल गया। ये सुनकर रानी बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि वह समझ गई थी कि नील उसे छोड़कर भाग गया है। इतने दिन से वह सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था, उसने कभी भी उसके साथ प्यार नहीं किया था। वह बहुत दुखी हो जाती है और रात में जब वह रिशु को मटन सर्व करती है तो रिशु बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सारे एफर्ट्स रानी रिशु के लिए डाल रही है। वह अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन रानी उसे बोलती है कि मैं नील से प्यार करने लगी थी और यह मटन भी मैंने उसके लिए ही बनाया था, लेकिन वह मुझे धोखा देकर भाग गया। यह सुनकर रिशु कुछ भी नहीं बोलता, वह चुपचाप अपना खाना खाता है। रानी को अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई भी पछतावा नहीं था, क्योंकि अगर वह नील से नहीं मिलती तो वह कभी भी असली रिशु से भी नहीं मिल पाती। यह सच्चाई जानकर कि इतने दिनों से उसकी पत्नी और उसका भाई दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे थे, रिशु बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। वह अंदर से टूट जाता है। वह नील से बदला लेने के लिए पीछे से जाकर उसके ऊपर हमला भी कर देता है, पर वह इतना ज्यादा कमजोर था कि उसे पीटने की बजाय वह खुद ही पिटकर वापस घर चला आता है। उसे इस बात का बहुत ज्यादा दुख था कि वो अपनी पत्नी रानी का दिल जीतने में ही रह गया, जबकि उसे तो कुछ और ही चाहिए था। वह रानी को घर से चले जाने के लिए कहता है। रानी जब वापस घर जा रही थी तब गली के लड़के उसे छेड़ते हैं और उसे बुरा भला सुनाते हैं। वह उसे बहुत ज्यादा टीज करते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी रिशु आकर उसका साथ देता है। वह उसे अंदर भेज देता है और खुद अकेले खड़े होकर उनकी सारी बातें सुनता है। यह देखकर रानी को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है। वह सोचती है कि उसकी गलती के चक्कर में रिशु भुगत रहा है। यह देखकर वह ठान लेती है कि रिशु को छोड़कर अब वह कभी नहीं जाएगी, लेकिन रिशु रानी की गलती को भूल नहीं पाया था। उसके ऊपर खून सवार हो गया था, इसीलिए वह रानी को जान से मारने की कोशिश करता है। कभी वह सीढ़ी पर सोप पेपर रख देता है जिससे रानी फिसल कर गिर जाती है, तो कभी उसे चूल्हे से जलाने की कोशिश करता है। वह उसे देखकर क्रीपी सी स्माइल देता था, जैसे यह सब कर उसे चैन मिल रहा हो। और हद तो देखिए कि अपने लिए इतना पागलपन देखकर रानी को भी अब रिशु से प्यार होने लगा था। वह मरने के लिए भी रेडी थी उसके लिए। पुलिस को उसकी इस जान लेने वाली कहानी पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन वह कहती है कि पागलपन की हद से न गुजरे वह प्यार ही कैसा। पंडित जी अपनी किताब में लिखते हैं, अमर प्रेम वही है जिसपे खून के हल्के हल्के से छींटे हों। रानी रिशु के माफी का इंतजार कर रही थी, इसीलिए वह सब कुछ चुपचाप झेल रही थी। जब वह सब कुछ झेल के थक जाती है, तब वह एक दिन सीधे सीधे रिशु से जाकर बोलती है कि या तो तुम मुझे यहीं पे जान से मार दो, मुझे खत्म कर दो, और अगर नहीं होता है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि ये सब अब मुझसे नहीं झेला जाता। वह उससे रो रो कर माफी मांगती है तो रिशु बोलता है कि हम जैसे शरीफ लोग तो लोगों को दिखाई ही नहीं देते, दिखाई देते हैं तो नील जैसे हीरो। लेकिन वह उसे माफ कर देता है और इन दोनों के बीच में धीरे धीरे अब रिश्ता थोड़ा सुधरने लगता है और सब कुछ ठीक होने लगता है। नील कोई अच्छा आदमी नहीं था, वह एक नंबर का दुष्ट लफाड़िया लड़का था। वह जब भी इनसे गलती से भी टकराता था तो इन दोनों का मजाक उड़ाता था। धीरे धीरे रानी और रिशु की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और इन दोनों के फासले खत्म होने लगते हैं और सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था। पुलिस की छानबीन में यह पता चलता है कि धमाके वाले दिन नील 2:30 बजे घर के अंदर गया था और 15 मिनट बाद रिशु घर के अंदर गया। उसके कुछ समय बाद रानी घर के बाहर आई। उसने सड़क पर खेल
रही मुन्नी को बोला कि रिशु भैया से बोल दो अंदर से दरवाजा बंद कर ले, लेकिन मुन्नी ने यह गवाही दी थी कि दरवाजा तो नील भैया ने बंद किया था। रिक्शा वाला यह बयान देता है कि रानी 3:15 से 4:15 के बीच में उसके साथ मार्केट में थी। जब वह वापस लौटी तब वह कुत्तों को रोटियां डाल रही थी कि तभी जोर का धमाका होता है, इसलिए उसने तो मर्डर नहीं ही किया था। पुलिस को एक लीड मिल जाती है जिसमें उन्हें एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें धमाके वाले दिन धमाके के बाद नील पानी में कूदकर भाग रहा था। पुलिस रानी को पीट पीट कर पूछती है कि बता तेरा आशिक नील कहाँ है, कहाँ फरार है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती। अगले दिन रानी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। टेस्ट से पहले वह बाथरूम जाने का बहाना करती है और अपनी जूती में एक कील गाड़ लेती है जिससे उसको चोट लग जाए और लगातार उसकी टेस्ट के दौरान हार्ट बीट तेज ही रहे और उस टेस्ट में कुछ भी रिवील न हो। वह टेस्ट के दौरान उस दिन की कहानी बताती है कि रिशु के मम्मी पापा शादी अटेंड करने के लिए दूसरे शहर गए हुए थे और हमने घर पर रिशु के दोस्तों के लिए दावत रखी थी। उस दिन रिशु ऑफिस से जल्दी लौट आया और उसने मुझे और नील को साथ बात करते हुए देख लिया। नील वहाँ कुछ बात करने के लिए आया था। माहौल वहाँ पर थोड़ा गर्म हो गया तो रिशु रानी को बाहर भेज देता है, यह बोलकर कि हम दोनों भाई आपस में निपट लेंगे, तुम जाओ। इसीलिए वह इन दोनों को छोड़कर बाजार से सामान लेने के लिए बाहर निकल गए और इसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ। लाई डिटेक्टर टेस्ट में कुछ खास पता नहीं चलता क्योंकि सारे सवालों के दौरान उसकी हार्ट बीट तेज ही थी, लेकिन पुलिस को उसका कील मिल जाता है जो उसने जानबूझकर अपने पैर में गाड़ा हुआ था। फर्दर सवाल जवाब में जब उससे पूछा जाता है कि क्या आपने अपने पति का मर्डर किया है तो वह बोलती है नहीं, जिस पर रीडिंग बिल्कुल नॉर्मल आती है और यह प्रूफ हो जाता है कि वह सच बोल रही है। कोई लीड न मिलने के कारण पुलिस को न चाहते हुए भी इस केस को बंद करना पड़ता है और रानी आजाद हो जाती है। जाते जाते रानी के चेहरे पर एक स्माइल और सेटिस्फेक्शन था, जैसे कि वह जीत गई हो। किशोर सर ने इस केस को अपने दिल पर ले लिया था। 5 साल बाद जब उनका ट्रांसफर हो जाता है और रेलवे पर उन्हें दिनेश पंडित की एक किताब मिलती है तो वह इस किताब को खरीदकर पढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें याद था कि रानी ने अपने बयान के दौरान कई बार दिनेश पंडित की किताबों का जिक्र किया था। वह ट्रेन में किताब पढ़ने लगते हैं और अब हमें यहाँ पर असली स्टोरी पता चलती है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। धमाके वाले दिन नील 2:30 बजे रिशु के घर गया था और उसी के 15 मिनट बाद रिशु भी घर के अंदर जाता है। अंदर जाकर रिशु देखता है कि रानी और नील आपस में बात कर रहे हैं। रानी उसे बताती है कि नील यहाँ कुछ बातें करने आया है। नील एक्चुअली में उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए आया था। उसके पास रानी और नील के इंटीमेट मोमेंट्स के वीडियोस थे और वह उन्हें धमकी देता है कि वह उसे वायरल कर देगा और ग्रुप में डाल देगा। यह सुनकर रिशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह नील को मारने लगता है, लेकिन रिशु बहुत कमजोर रहता है। नीलू पलटकर उसे मारता है और उसके ऊपर हावी भी हो जाता है। वह जोर से उसका गला दबाता है और वह मरने ही वाला था कि तभी रानी फ्रीजर में से फ्रोजन गोश्त निकाल के ले आती है और उसी से जोर से खींचकर नील के सर पर मारती है और नील की मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इतने देर से हम ये सोच रहे थे कि उस दिन जो मरा था वह रिशु था, यानी कि रानी का पति, पर जी नहीं, उस दिन जो वाकई में मरा था वह था नील। नील की जब मौत हो जाती है तो रिशु डिसाइड करता है कि वह रानी को जेल नहीं जाने देगा, इसीलिए ये लोग पूरी प्लानिंग करते हैं। वह नील का एक हाथ काट देते हैं और साथ में रिशु अपना भी एक हाथ काट देता है जिसमें रानी के नाम का टैटू गुदा हुआ था, जिससे देखने वालों को ऐसा लगे कि जो मौत हुई है वह रिशु की हुई है। ये लोग सारा सेटअप क्रिएट कर देते हैं और रानी बाहर जाती है। रानी बाहर जाकर मीट खरीदती है और मीट को कटवा देती है और वापस लौटते वक्त वह यही मीट कुत्तों को खिला रही थी। वह कोई रोटी वोटी नहीं खिला रही थी, बल्कि वह एक्चुअली में उस वेपन को खत्म कर रही थी जिससे नील का कत्ल हुआ था। रिशु नील के कपड़े पहना हुआ था, इसीलिए मुन्नी को ऐसा लगता है कि दरवाजा नील ने बंद किया था क्योंकि उसने उसका फेस नहीं देखा था। इन दोनों की प्लानिंग के अनुसार टाइम पे ब्लास्ट हो जाता है और पीछे से रिशु नील के कपड़े में पानी में कूद जाता है। रिकॉर्डिंग में कुछ भी क्लियर नहीं था, इसीलिए कपड़े के बेसिस पे पुलिस को ऐसा लगता है कि उस दिन जो पानी में कूदा था वह नील ही था। यह सारी कहानी दिनेश पंडित की उस किताब में लिखी हुई थी और कहानी को पढ़कर किशोर सर को ये समझ में आ जाता है कि रिशु ने अपनी पत्नी रानी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपना सैक्रिफाइस दे दिया और वह उसी दिन उस पानी में डूबकर मर गया क्योंकि वह एक हाथ से तैर नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों, इसके आगे भी एक ट्विस्ट है। रिशु कभी भी मरा नहीं था, वह बच गया था और हम देखते हैं कि 5 साल पहले उस दिन जब रानी
रानी आजाद हुई थी तो उसके चेहरे पर स्माइल इसी बात की थी। ये लोग नील से भी आजाद हो गए और इन दोनों का प्यार अमर हो गया। रानी के प्यार में रिशु ने भी दिनेश पंडित की एक किताब पढ़ रखी थी। उसी कहानी के अकॉर्डिंग ही रिशु और रानी ने मिलकर अपने क्राइम को अंजाम दिया, अपना क्राइम छुपा लिया। तो दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पे मेन विलन कोई और नहीं बल्कि दिनेश पंडित जी ही हैं। पुलिस को उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देना चाहिए। खैर जोक सपाट। तो गाइज ये थी मूवी हसीन दिलरुबा की स्टोरी। आई होप कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक बटन भी दबा दीजिए। नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप बेल बटन भी दबा दीजिए जिससे सही समय पर आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और मैं मिलूंगी अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।